नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 16वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी सीटेट सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, व्हाइल टीचिंग इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम हाउ कैन अ टीचर एड्रेस द इशू ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी कि एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को एड्रेस करते समय यानी उसको संबोधित करते समय कक्षा में भाषा के आधार पर जो विविधता है उसको एक टीचर को कैसे संबोधित करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, कक्षा कैसी है, मल्टीलिंगुअल है, यानी कि एक से अधिक मातृभाषा का यूज करने वाले बच्चे हो सकते हैं। हो सकता है पंजाब का कोई बालक हो जिसकी मदर टंग पंजाबी हो सकता है उड़ीसा का कोई बालक हो जिसकी मदर टंग उड़िया हो सकता है कि साउथ का कोई बालक हो जिसका मदर टंग तमिल तेलुगु मलयालम में से कोई भी हो सकता है यूपी का बालक हो जिसकी मदर टंग हिंदी हो। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों से आए हुए बालक हो सकते हैं जिसकी मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें उत्तर ढूंढना है कि इस कक्षा को संबोधित करने के लिए एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, दिया गया है बाई मैंडेटिंग द कंपल्सरी यूज ऑफ स्कूल लैंग्वेज इन द क्लासरूम। कहा यह जा रहा है कि स्कूल लैंग्वेज को यानी कि जो विद्यालय की भाषा है उसको कंपलसरी कर दिया जाए। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है। क्यों, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का कोई एक विद्यालय है तो स्कूल का लैंग्वेज क्या हो सकता है, हिंदी हो सकता है। लेकिन अब अगर कोई एक बालक उड़ीसा से आया है जो कि हिंदी नहीं जानता है तो स्कूल का लैंग्वेज कंपलसरी करने की वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा या फिर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। या फिर साउथ का कोई बालक है तो आप केवल भाषा के आधार पर उसको मना थोड़ी कर सकते हैं कि आप एडमिशन ना लो। या फिर वो अगर मान लीजिए हिंदी नहीं जानता है तो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। यानी कि जब आप कंपलसरी कर दे रहे हैं, बिल्कुल मैंडेटरी कर दे रहे हैं कि आपको स्कूल की भाषा का ही प्रयोग करना है, तो बच्चा बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बाई डिस्करेजिंग स्टूडेंट टू डू नॉट स्पीक इन देयर मदर टंग, यानी ये कहा जा रहा है कि डिस्करेज करना मतलब कि हतोत्साहित करना, यानी बच्चे को उसकी मदर टंग को यूज करने से हतोत्साहित करने की बात की जा रही है, जो कि सीधे सीधे एनसीएफ 2005 का विरोध है। क्योंकि एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को, मल्टीलिंगुअलिज्म को हिंदी में बहुभाषिकता कहते हैं, इसको एक संसाधन के तौर पर देखती है। और मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता ये कहता है कि बच्चे अपनी मातृभाषा से विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा शुरू करेंगे और अन्य भाषाओं को सीखेंगे। जब आप बच्चे को मदर टंग को यूज करने के लिए हतोत्साहित कर रहे हैं तो सीधे तौर पर ये एनसीएफ का विरोध है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, बाई इग्नोरिंग द यूज ऑफ मदर टंग, यहां पर भी उसके मदर टंग को इग्नोर करने की बात की जा रही है। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बाई रिकॉग्नाइजिंग द मदर टंग ऑफ स्टूडेंट, यानी कि बच्चे की मदर टंग का पहचान करके कक्षा को संबोधित किया जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी बच्चे की मदर टंग में प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करने के लिए पैरवी करती है और एनसीएफ भी यही कहता है कि बच्चे मातृ टंग से ही अपनी जो शिक्षा है वो प्रारंभ करेंगे। तो आप एज ए टीचर उसकी मदर टंग को इग्नोर कर ही नहीं सकते, इसलिए उसके मदर टंग को पहचान करना यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ 3-year-old चाइल्ड इज एबल टू परफॉर्म सिंपल कम्युनिकेटिव टास्क यूजिंग सिंगल वर्ड्स, फ्रेजेज एंड शॉर्ट सेंटेंसेज, इट रिप्रेजेंट द चाइल्ड स्किल ऑफ। कहा यह जा रहा है कि एक 3 साल का बच्चा है जो कि साधारण कम्युनिकेशन टास्क कर सकता है एक एक शब्द को लेकर के, और उसके साथ फ्रेजेस का यूज कर सकता है और शॉर्ट सेंटेंसेस यानी छोटे वाक्यों को बना लेता है। तो उस बच्चे की इस स्किल को किस रूप में आप देखते हैं। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर देते हैं। कहा जाता है कि लैंग्वेज लर्निंग। तो बच्चा 3 साल का है, जब बच्चा 3 साल का होगा तो अभी विद्यालय जाना प्रारंभ किया नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जब 3 साल क्रॉस करेगा तब जाकर के वो प्री प्राइमरी में जाएगा, और जब बच्चा 6 क्रॉस करेगा तब जाकर के वो प्राइमरी में जाएगा। यानी कि बच्चा जब 3 साल का है अभी वो विद्यालय नहीं जा रहा होगा, और विद्यालय नहीं जाने का मतलब सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि वह अभी व्याकरण के नियमों के अंतर्गत कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख रहा होगा, यानी औपचारिक तरीके से लैंग्वेज नहीं सीख रहा होगा। यानी कि इसे हम लोग लैंग्वेज लर्निंग नहीं कह सकते, क्योंकि 3 साल का बच्चा है तो अपनी मदर टंग का ही वो प्रयोग कर रहा होगा सिंपल कम्युनिकेशन टास्क में, और जो मदर टंग होती है उसको एक्वायर किया जाता है, ना कि लर्निंग।
तो यहां पर अधिगम की बात कर रहा था, इस वजह से निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए क्रिएटिविटी कहा जा रहा है, तो इसमें कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं है। बच्चे के वातावरण में उसके माता पिता के द्वारा, उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा, उसके आस पड़ोस में जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता होगा उसी लैंग्वेज को हूबहू बच्चे ने अनुकरण कर लिया और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है। तो यहां पर कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि मौलिकता या फिर अपने नए विचारों को एक्सप्रेस करना। तो यहां पर भाषा बच्चा अनुकरण करके सीख रहा है, तो इसमें कहां कुछ नया क्रिएटिविटी हुआ, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए, उस भाषा का प्रयोग करते हुए वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन उस भाषा को सीखने के लिए कुछ क्रिएटिव नहीं है, क्योंकि वो लोगों को अनुकरण करते करते सीखा है। ठीक है, तो किसी का कॉपी करना, किसी का अनुकरण करना क्रिएटिविटी नहीं होता है। हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि भाषा के परिप्रेक्ष्य में आपको उत्तर का जवाब देना था। ठीक है, दूसरा दिया गया लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि इसे हम लोग साक्षरता बोलते हैं, बेसिक साक्षरता आप समझ सकते हैं, बेसिक लिटरेसी। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे में कम से कम लिखने की, पढ़ने की और जो बेसिक न्यूमेरेसी होती है, यानी अंकों का सामान्य ज्ञान हो जाता है, तब उसे हम लोग लिटरेसी बोलते हैं। बच्चा 3 साल का है तो शायद ही वो लिख पाएगा, शायद ही वो लिख पाएगा। यहाँ पर सिंगल वर्ड्स का यूज करके वो बोल तो ले रहा है, कम्युनिकेट कर ले रहा है, लेकिन शायद ही वो लिख पाए, और नंबर्स का ज्ञान भी शायद ही उसको हो, इसलिए इसे लिटरेसी हम लोग नहीं कह सकते। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ओरेसी। ओरेसी इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, यानी कि उसके बोलने की क्षमता से ये संबंधित है। ओरल कम्युनिकेशन जो आप लोग बोलते हैं, यानी कि मौखिक संप्रेषण की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मेटा लिंग्विस्टिक रेफर्स टू, यानी कि मेटा लिंग्विस्टिक्स किससे रेफर करता है, यानी इसके संबंध में क्या सही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर इस दोनों जो 2 वर्ड से ये मिलकर के बना हुआ है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई, यानी कि जो बच्चे की भाषाई क्षमता है, और मेटा का मतलब होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा मेटा कॉग्निशन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मेटा कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान, और मेटा का मतलब होता है अधि संज्ञान का मतलब क्या हो गया कि बच्चा, जो संज्ञान का मतलब बच्चे के मन में जो विचार है, यानी उसकी जो समझ है, उसके समझ के बारे में खुद चिंतन करना को मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। यानी कि मेटा का मतलब क्या होता है, अपने जो वो विचारों को यूज कर रहा था, उस विचारों को पर ही चिंतन करना को मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। अब जब लिंग्विस्टिक का मतलब भाषाई हो गया, तो मेटा का मतलब कि अपने भाषाई क्षमता पर कहीं ना कहीं इसके सेंस में यहां पर उत्तर आना चाहिए। ठीक है, पहला विकल्प दिया गया है, अ पर्सन एबिलिटी टू नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, यानी कि कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की एबिलिटी जिसके माध्यम से वो भाषा को नहीं समझ पा रहा, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया। जब लिंग्विस्टिक है तो बच्चा भाषाई कौशल तो उसके अंतर्गत होगा, और ये क्या कह रहा है कि ये बच्चा भाषा को समझ नहीं पा रहा है, तो ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, अ पर्सन एबिलिटी टू कम्युनिकेट, यानी कि केवल कम्युनिकेशन करने के सेंस में है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मेटा लिंग्विस्टिक की बात की गई, यानी उसके भाषा को यूज करने पर चिंतन के सेंस में आना चाहिए, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, पर्सन्स एबिलिटी टू रीड एंड राइट इन मेनी लैंग्वेजेस, तो बहुत सारी भाषाओं को लिखना और पढ़ने के सेंस में है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, पर्सन्स एबिलिटी टू बी एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन लैंग्वेज एंड हाउ इट वर्क्स, यानी कि यहां पर देखिए, यहां पर बच्चे की व्यक्ति के एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करने की बात की जा रही है कि किस तरीके से भाषा को यूज किया जाएगा या फिर किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो भाषा का जो यूज है, जो बच्चे भाषा को यूज करने का जो कौशल है, उस पर कहीं ना कहीं चिंतन करने के सेंस में ये है, रिफ्लेक्शन उसको प्रदर्शित करने के सेंस में, तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा मेटा लिंग्विस्टिक के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स एंड फ्रिक्वेंटली लूजिंग विजुअल मेमोरीज, दिस में बी एसोसिएटेड विथ, कहा यह जा रहा है कि एक बच्चा रिकॉल करते समय, रिकॉल करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बच्चे ने सीख लिया है, अब वो चीज़ उसके संज्ञान में जा चुकी है, लेकिन वो संज्ञान से रिकॉल नहीं कर पा रहा, यानी उसको चीज़ को फिर से, जैसे देखिए मान लीजिए आप अपने घर के सदस्यों को या फिर किसी भी चीज़ को कैसे पहचानते हैं, जैसे कि पहली बार जब आपने देखा होगा, जब बच्चे का जन्म परिवार में होता है तो वो अपनी माता को भी नहीं पहचानता कि मेरी माता कौन है, क्यों, क्योंकि उसकी मदर का जो इमेज है उसके माइंड में सेट नहीं हुआ है। जैसे कि कंप्यूटर में कोई भी चीज़ सेव है तो आप कैसे फाइल को सर्च करते हैं, आपने जो कीवर्ड लिखा, जैसे मान लीजिए आप नीरज के नाम से एक फाइल कंप्यूटर में सर्च कर रहे हैं, तो इस
इस कंप्यूटर में इस नीरज के नाम से एक फाइल पहले से सेव होगा, यानी फोल्डर बना होगा। अब ये जो नीरज है ये टैग वर्ड हो गया। अब इस टैग वर्ड से वो कंप्यूटर आपके सभी फोल्डर्स में सर्च कर रहा होता है और कंपेरिजन करके जब वो एग्जैक्ट इसको यही नाम दिख जाता है तो वो आपको फाइंड करके दे देता है। यही काम आपका माइंड भी करता है। जैसे कि बच्चे का जन्म जब परिवार में होता है तो उस दौरान उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक रहता है, कोई भी उसके पहले इमेज नहीं होती है। इसलिए जो उसकी माता है या फिर जो उसके पिता है उसका भी इमेज उसके माइंड में नहीं है, इसलिए बच्चा अपनी माता तक को भी नहीं पहचानता है। लेकिन जैसे 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 वो थोड़ा समय बीतता है तो वह अपनी माता का जो इमेज है वो अपने माइंड में बना लेता है। इसे ही जीन पियाजे ने स्कीमा बोला था। स्कीमा में क्या होता है, जिस प्रकार से आपके मोबाइल आपके कंप्यूटर में अलग अलग इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, उसी प्रकार से बच्चे के माइंड में भी अलग अलग फोल्डर्स बने होते हैं इंफॉर्मेशन की कैटेगरी के हिसाब से। अब यहां पर रिकॉल कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। बच्चा किसी व्यक्ति को देखा तो वो व्यक्ति का इमेज उसके माइंड में स्कीमा में सेव है। अब वो व्यक्ति का इमेज उसके माइंड को सिग्नल भेजता है कि क्या आप इस व्यक्ति के फेस को पहले से पहचानते हैं, तो उसके स्कीमा में इस प्रकार से कंपैरिजन होकर के उसके सामने आता है कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, मतलब वो वाला बंदा है। तो ये रिकॉल कैसे हो रहा है, बच्चे के माइंड में जो कुछ भी उसका इमेज सेव है उसे कंपैरिजन करके। अब यहां पर प्रश्न ये कह रहा है कि बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है रिकॉल करने में। ध्यान से पढ़िएगा, कहा जा रहा है कि रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स एंड फ्रिक्वेंटली लूजिंग विजुअल मेमोरी। कहा यह जा रहा है कि बच्चे को जो लेटर्स हैं यानी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको समझने में, उसको रिकॉल करने में, रिकॉल का मतलब यहाँ पर पहचानने के सेंस में कि मान लीजिए बच्चा बी और डी में पहचान नहीं कर पा रहा है कि ये बी है कौन सा डी है, तो इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा है शब्दों को, तो कहा जा रहा है कि ये जो डिसेबिलिटी है ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये सीधे तौर पर डिसलेक्सिया से एसोसिएटेड है। क्योंकि अगर बच्चा इसको डिफ्रेंशिएट कर पाता तभी तो वो रिकॉल कर पाएगा कि ये बी है या ये बी है, क्योंकि उसके माइंड में पहले से स्कीमा में ये चीज़ें सेव थी। लेकिन चूंकि बच्चे में पढ़ने की अक्षमता है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि बी ये है या फिर ये है, तो इसे हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें इसी बीमारी से रिलेटेड मेन कैरेक्टर जो बच्चा था उस पर पूरा मूवी केंद्रित था। तो यहां पर पढ़ने की अक्षमता की सीधे तौर पर बात की जा रही है, डिसलेक्सिया इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सा भाषा शामिल नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीटेट 2021 में प्रत्येक शिफ्ट में एक ना एक प्रश्न इससे पूछा ही गया था, तो ये प्रश्न आप जरूर तैयार करके जाइएगा। देखिए, हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें से पहली भाषा जो है आपकी वो आपका असमिया है, दूसरा बंगाली है, तीसरा गुजराती है, चौथा हिंदी है, पांचवा कन्नड़ है, छठवां कश्मीरी है, सातवां कोंकणी है, आठवां मलयालम है, नौवां मणिपुरी है, 10वां मराठी है, 11वां नेपाली है, 12वां उड़िया है, 13वां पंजाबी है, 14वां संस्कृत है, 15वां सिंधी है, 16वां तमिल है, 17वां तेलुगु है, 18वां उर्दू है, 19वां बोडो, 20वां संथाली, 21वां मैथिली और 22वां डोंगरी है। ये टोटल 22 भाषाएं हैं। हमसे पूछा ये जा रहा है कि कौन सा इस 22 भाषाओं में नहीं है। तो देखिए, बोडो तो है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, संथाली भी है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, मैनपुरी भी है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भोजपुरी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एन एसेंशियल प्री रिक्विसाइट फॉर लर्निंग लैंग्वेज इज, यानी कि भाषा अधिगम के बारे में प्रथम शर्त क्या है। प्री रिक्विसाइट का मतलब कि प्रथम शर्त के सेंस में आप समझ सकते हैं कि भाषा को सीखने के लिए प्रथम शर्त क्या है। तो प्रथम शर्त यह है कि बच्चे में मोटिवेशन होना चाहिए। प्रथम शर्त यही है। क्यों शर्त यह है, देखिए पहला दिया गया है एक गुड टेक्स्ट बुक। मान लीजिए कि बच्चे लर्निंग कैसे कर सकते हैं, आपने एक डायरेक्ट मेथड पढ़ा होगा जिसमें जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश सिखाने के लिए बच्चे को उसका इन्वायरमेंट दे दिया जाता है, यानी वहाँ पर किताब का तो यूज नहीं किया जाता है, फिर भी बच्चा उस लैंग्वेज को सीख जाता है नेचुरल इन्वायरमेंट में कम्युनिकेट करते करते। तो टेक्स्ट बुक यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स लैंग्वेज। अब जब बच्चा मोटिवेटेड होगा तो निश्चित तौर पर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा उस भाषा को लेकर के, यानी ये विकल्प पहले से इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए संकुचित हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, अ गुड टीचर, तो ये भी निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। निगेटिव इसलिए है क्योंकि टीचर जरूरी तो है लेकिन ये प्रथम शर्त नहीं है।
प्रथम शर्त इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्ट मेथड में बच्चा जो टारगेट लैंग्वेज है उसको अगर कम्युनिकेट भी करने लगे तो भी वो टारगेट लैंग्वेज को सीख सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टीचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो मोटिवेटेड हो कि जो भाषा वो सीखना चाहता है वो सीख पाए। जाहिर सी बात है, जब बच्चा प्रयास करेगा, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग की बात की जा रही है, भाषा अधिगम की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर बच्चा कॉन्शियसली एफर्ट करना होगा। लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता था कि बच्चा अनकॉन्शियस रहता था, अनकॉन्शियसली बिना एफर्ट के वो चीज़ों को सीख रहा था। लेकिन यहाँ पर अब टारगेट लैंग्वेज को सीखना है तो इसके लिए बच्चे को कॉन्शियसली एफर्ट करना होगा और इसके लिए बच्चे को इंटरनली मोटिवेशन की जरूरत होगी। इसलिए यहां पर मोटिवेशन सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, द रीडर गोज थ्रू द टेक्स्ट क्विकली, यानी कि एक पाठक है जो कि टेक्स्ट यानी लेख को तुरंत जल्दी में पढ़ता है, इन ऑर्डर टू गेट द इट्स सेंट्रल आइडिया, यानी इसका मुख्य सार समझने के लिए वो जल्दी पढ़ता है, एंड सब्सटेंसेज अंडरस्टैंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड comprehends the tone or intention of the writer. This sub skill of reading is known as, यानी कहा यह जा रहा है कि कोई एक पाठक है जो कि मेन आइडिया यानी उसका थीम, उसका सारांश समझने के लिए जल्दी पढ़ता है, तो ये किस प्रकार का सब स्किल है पठन के संदर्भ में? तो इसे हम लोग स्कीमिंग बोलते हैं। स्कीमिंग का मतलब होता है ऊपर तैरना। ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर को हम लोग डिटेलिंग में नहीं पढ़ते हैं कि एक शब्द बाई शब्द नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अगर पूरा शब्द बाई शब्द पढ़ने लगे तो एक न्यूज़पेपर में हमारा पूरा दिन निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसके राइट टॉप कॉर्नर पर बॉक्स बना करके यहाँ पर मेन आइडिया लिखा रहता है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान इसी पर जाता है कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या किस चीज़ के बारे में बात की गई है। अगर उससे भी क्लियर नहीं होता तो मेन कुछ चीज़ों को हम लोग जल्दी पढ़ करके उसका पूरा थीम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्कीमिंग, यानी कि ऊपर पढ़ना, उसका पूरा सारांश समझने के सेंस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और हर बार सीटेट की परीक्षा में पूछा ही जाता है। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? स्कैनिंग का मतलब होता है सर्च करना। मान लीजिए कि एक टेक्स्ट ये है और इस टेक्स्ट में से किसी एक पॉइंट को आप सर्च करना चाहते हैं, तो इसे हम लोग स्कैनिंग बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी का मेडिकल रिपोर्ट है, अब उस मेडिकल रिपोर्ट में उसके शुगर लेवल को मेंशन किया गया, मान लीजिए यहाँ पर शुगर लेवल है, तो आप पूरा मेडिकल रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं कि किस डॉक्टर ने रेफर किया, किसने जांच किया, क्या क्या मेंशन है। आप डायरेक्टली इसके शुगर लेवल के रेंज को पकड़ते हैं कि आखिर इसका रेंज कितना है, क्योंकि आपको रेफरेंस लेवल पता है और उससे कंपैरिजन करके आप बता देते हैं कि हाँ इसका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। ठीक है, तो जब हम पूरे रिपोर्ट में से केवल इस पॉइंट को ढूंढ रहे थे, शुगर लेवल को ढूंढ रहे थे, तो वहां पर स्कैनिंग आएगा। क्यों? क्योंकि हम पूरे लेख में से, पूरे रिपोर्ट में से केवल इसी पॉइंट को सर्च कर रहे थे, उसके लेवल को, और सर्च करने की जहां पर भी बात आएगी तो वहां पर स्कैनिंग होगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, चूंकि प्रश्न हमसे मेन आइडिया के बारे में बात किया गया था, तो मेन आइडिया हमेशा स्कीमिंग में आता है। इसके बाद से तीसरा दिया गया है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन पठन। इसमें क्या होता है, बच्चा किसी लेख को शब्द बाय शब्द गहनता से पढ़ता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें मेन आइडिया की बात की गई थी। चौथा दिया गया एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव को हिंदी में व्यापक पठन कहते हैं, यानी कि बच्चा जब किसी काम को करने में इंटरेस्ट लेता है तभी तो उसको विस्तृत तौर पर करेगा, यानी बच्चा रुचि लेता है पढ़ने में तो उसको डीपली पढ़ना चाहता है। डीपली करने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि शब्द बाय शब्द की जब बात आएगी तो वो इंटेंसिव में आएगा। विस्तृत यानी एक्सटेंसिव कहने का मतलब, डीपली पढ़ने का मतलब कि वो बहुत विस्तृत पढ़ता है, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर पढ़ता है। जैसे कि देखिए कक्षा एक में अगर कोई टॉपिक है तो उसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट दिया गया रहता है, कक्षा 2 में जाएंगे तो उसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट दिया जाएगा, और जब आप हाई स्कूल में जाएंगे तो उसी टॉपिक पर रिलेटेड आपको पूरा एक चैप्टर दिया जाएगा। यानी कि बच्चा जब खुद से इंटरेस्ट ले रहा है उस पाठ को पढ़ने में, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा पढ़ना चाहेगा, विस्तृत पढ़ना चाहेगा। यानी कि जब बच्चे की रुचि की बात आएगी और वो विस्तृत पढ़ना चाहेगा तब वहाँ पर एक्सटेंसिव रीडिंग आता है। तो ये भी हमारा प्रश्न के अनुसार गलत है, एक ही विकल्प बचा स्कीमिंग, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इफ अ टीचर इज directing learners to work on place and meaning of words sentences, what could this is related to। यानी कि एक शिक्षक है जो कि शिक्षार्थियों को निर्देश देते हैं कि वो सेंटेंस के और वर्ड्स के मीनिंग को समझें। तो ये क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये सेंटेंस के मीनिंग की बात की जा रही है, और यहाँ पर देखिए वर्क ऑन प्लेस,
यानी कि जो शब्द हैं, जैसे जो शब्द हैं किसी वाक्य में, उसका क्या उपयोग है, क्यों उस प्लेस पर वो शब्द आया हुआ है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसे हम लोग वाक्य विन्यास बोलते हैं। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पर इंग्लिश का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आई एम टीचिंग यू, तो आई यहां पर सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, टीचिंग मेन वर्ब हो गया और यू ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है तो आप बोल रहे हैं आई। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेन वर्ब क्या है तो आप बोलेंगे टीचिंग। तो यही बोला जा रहा है कि देखिए, एक सेंटेंस में से अलग अलग शब्दों को उनके स्थान पर जस्टिफाई करना कि आखिर ये यहां पर क्यों आया है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं, जिसे हिंदी में वाक्य विन्यास बोलते हैं। जैसे शब्द विन्यास आप पढ़ते हैं तो शब्दों को तोड़ देते हैं अलग अलग वर्णों में, उसी प्रकार से जब वाक्य विन्यास की बात आती है तो वाक्य में आए हुए शब्दों को अलग अलग करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी कि एक वाक्य में आए हुए शब्दों की पहचान करने के सेंस में है और इसे हम लोग वाक्य विन्यास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सिंटेक्स इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एन एग्जाम्पल ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखिए, आप अपने मोबाइल में कई बार देखे होंगे, सिंक्रोनाइज करने के लिए बोला जाता है आपका मेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट्स को, आपका जो टाइमिंग होता है उसे भी सिंक्रोनाइज करने के लिए बोला जाता है। जब तक आप सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं तब तक आपका व्हाट्सएप में एरर आता है या फिर कई एप्लीकेशन में एरर आते हैं। यानी सिंक्रोनाइज करने का मतलब कि सब एक साथ कनेक्ट होने की बात करता है, सिंक्रोनाइज होने की बात करता है, उस सेंस में होता है। देखिए, इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर ढूंढना है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लीजिए। कहा जा रहा है इंस्टेंट चैट, यानी कि चैटिंग करने की बात की जा रही है। तीसरा दिया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा दिया गया है इंस्टेंट मैसेजिंग और चौथा दिया गया न्यूज़पेपर। चारों में आपको एक चीज़ अलग लग रहा होगा, चारों में एक चीज़ आपको अलग लग रहा होगा, न्यूज़पेपर वाला। क्यों अलग है, ध्यान से समझिएगा। बाकी के 3 विकल्पों को देखिए। इंस्टेंट मैसेजिंग, इसमें जो सेंडर है और जो रिसीवर है दोनों एक्टिव रहते हैं। जो सेंडर है और जो रिसीवर है दोनों एक्टिव रहते हैं, यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन है। तीसरा वाला देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें जो वीडियो कॉल करने वाला और जो वीडियो कॉल रिसीव करने वाला दोनों एक्टिव रहता है और ये भी 2 वे कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन 2 प्रकार से होता है, एक तो आपका 1 वे, ठीक है, और दूसरा होता है 2 वे। तो इसमें अंतर क्या है? देखिए, 1 वे का मतलब ये हो गया कि जो सेंडर है वो एक बार में मैसेज भेजेगा और जो रिसीवर है वो अगली बार में मैसेज भेजेगा, यानी एक साथ दोनों कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे कि आप वॉकी टॉकी सुनते होंगे, जिसमें जो पुलिस के पास वॉकी टॉकी होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक बार में एक ही बंदा बोल सकता है। वो ऐसा नहीं है कि एक बोलेगा भी और दूसरा सुन भी रहा है, उस तरीके से नहीं होता है। एक बार में एक ही, या तो कोई बोलेगा या तो कोई सुनेगा, तो उसे हम लोग 1 वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेकिन जैसे आप मोबाइल में बात करते हैं तो जब आप किसी अगले बंदे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसी दौरान आप उस पर रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। इसीलिए वॉकी टॉकी में आप लोग देखते होंगे कि लास्ट में ओवर बोलना पड़ता है, यानी कि अब मेरी बात समाप्त हो गई है, आप बोल सकते हैं। वॉकी टॉकी में एक बंदा बोलेगा, खत्म हो जाएगा, तभी दूसरा बंदा बोलेगा, इसीलिए लास्ट में ओवर बोला जाता है कि मेरी बात समाप्त हो चुकी है, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मोबाइल में ओवर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जब बंदा बोल रहा है उसी दौरान आप उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, यानी उसी दौरान आप भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो ये मोबाइल वाला 2 वे कम्युनिकेशन हो गया और वॉकी टॉकी वाला 1 वे कम्युनिकेशन होता है। तो देखिए, इंस्टेंट मैसेजिंग में जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो एक साथ मैसेज भेज सकते हैं, तो ये 2 वे कम्युनिकेशन हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 2 वे कम्युनिकेशन है, इंस्टेंट चैट भी 2 वे कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर न्यूज़पेपर की मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर 1 वे कम्युनिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो मैसेज, जो इंफॉर्मेशन आपको कन्वे किया गया है, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर आपसे बात कर रहा है, उस दौरान आप इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं, उस दौरान आप इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं। अगर आप उस इंफॉर्मेशन पर कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं तो वो न्यूज़पेपर आपके रिएक्शन को रिसीव थोड़ी कर पाएगा। ये 1 वे कम्युनिकेशन होता है न्यूज़पेपर, इसीलिए ये बाकी तीनों से अलग है और इसीलिए एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस का मतलब कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो दोनों एक्टिव नहीं होते हैं एसिंक्रोनस में। सिंक्रोनस में क्या होता है कि दोनों एक साथ एक्टिव होते हैं, जैसे कि इंस्टेंट मैसेजिंग देख लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देख लीजिए और इंस्टेंट चैट देख लीजिए। तो इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एक्टिव है, इसलिए इसे सिंक्रोनस बोला जाएगा। और एसिंक्रोनस यानी न्यूज़पेपर में देख लीजिए कि एक बार में केवल एक ही एक्टिव होता है। अगर न्यूज़पेपर छप रहा है तो उस समय आप निष्क्रिय होते हैं, और जब न्यूज़पेपर आपके हाथ में आ गया तब न्यूज़पेपर वाला निष्क्रिय हो गया, यानी आपको इंफॉर्मेशन दे दिया गया। ठीक है, तो ये एसिंक्रोनस बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज शुड बी सीन मेनली एज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग यूज एंड फंक्शंस ऑफ आइटम
थ्रू एक्सपोजर टू स्पोकन एंड रिटन इनपुट्स, यानी कि कहा यह जा रहा है कि बच्चे को भाषा का मौखिक, स्पोकन का मतलब मौखिक और लिखित इनपुट देने के लिए निम्न में से कौन सा एक तरीके से मुख्य रूप से एस्पेक्ट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, हमें बच्चे को इनपुट देना कैसा, मौखिक और लिखित। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, इसके लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा ग्रामर। क्यों? क्योंकि अब ये बच्चा जो सेकेंड लैंग्वेज या फिर टारगेट लैंग्वेज सीख रहा है, तो वो ग्रामर के नियमों के अंतर्गत, व्याकरण के नियमों के अंतर्गत औपचारिक तरीके से सीखता है। औपचारिक होने की वजह से उसमें शुद्धता होना इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिए, आपने भाषा के दो कौशल को सीखा है, कौन कौन सा? पहला BICS सुना है और दूसरा CALP सुना है। BICS जो होता है वो क्या होता है, वो आपका अनौपचारिक भाषा के कौशल से जुड़ा हुआ है, लेकिन CALP क्या होता है, ये औपचारिक भाषा के कौशल से जुड़ा हुआ है। और ये संज्ञानात्मक स्तर पर उच्च भाषा होती है। संज्ञानात्मक स्तर पर उच्च भाषा कैसे होगा? जब बच्चे के ग्रामर पर फोकस किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, बाकी के विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।